एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ना चले। इस थॉट का मीनिंग यह है कि हमें जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उतार चढ़ाव और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हमें कभी भी मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। और जब हम मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सुनता है और हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और हम अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इतिहास के साक्ष्य। इस टॉपिक में हम सर्वप्रथम हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। विश्व इतिहास का पिता, विश्व इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यह एक प्राचीन यूनानी विचारक थे और जो सिसरो हैं, रोमन विचारक हैं सिसरो, उन्होंने ही इनको इतिहास का पिता कहा है। और हेरोडोटस की जो बुक है हिस्टोरिका, वह इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी राजा थे, उनके राजदूत थे। और यह मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी भी थे और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में ही भारतीय प्रशासन के बारे में लिखा है और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसमें हमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है और राज तरंगिणी पुस्तक से ही हमें पता चलता है कि श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। किसने की थी? सम्राट अशोक ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी और यही उसके पहले महानिदेशक भी थे और आज हमारा ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। सबसे पहले मनुष्य के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है और ये किसके अंदर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसकी खोज जो है VS वांककर ने 1957 और 58 के बीच में की थी और उन्होंने खोज भी नहीं की थी, वो खोज के पर्पज़ से वहाँ पर नहीं गए थे। और जब वो वहाँ पर गए, खोज नहीं करी थी उन्होंने, वो वहाँ पर गए और उन्हें वहाँ पे कुछ गुफाएं दिखाई दी और करीब ये गुफाएं 800 हैं और इनमें से 500 गुफाओं पे शैल चित्र मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी, या वो शिकार करता था या वो संग्राहक था। तो ये सब उन चित्रों से ही हमें पता लगता है। और इसके बाद जो डॉक्टर अरुण सोनकिया है, 5 दिसंबर सन 1982 में हथनोरा गांव नर्मदा नदी के पास ही है और ये होशंगाबाद ज़िले में है। होशंगाबाद ज़िला कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है ये भी। और यहाँ से 5 लाख साल पुराना जो आदि मानव है होमो इरेक्टस, उसकी खोपड़ी के जो जीवाश्म है वो खुदाई के दौरान हमें मिले थे। और ये आपको इस चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये आपको इस तरीके से ये आपको दिख रहा है इस चित्र के अंदर। तो ये प्राचीन मानव की खोपड़ी के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हथनोरा गांव से खुदाई के दौरान मिले थे। ये भीमबेटका का शैल चित्र है
इस तरीके के शैलचित्र हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कि गुफाओं पे प्राचीन मनुष्य ने चित्र बनाए हुए हैं जो आज तक भी संरक्षित हैं गुफाओं के अंदर। और ये हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं। अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो आप मध्य प्रदेश ज़रूर जाइएगा, और जब आप मध्य प्रदेश जाएं तो भीमबेटका का गुफा में विज़िट ज़रूर करना, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी जीवन शैली इन चित्रों के माध्यम से हमें पता चलेगी। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, कृषि के प्रारंभिक प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम पाकिस्तान मेहरगढ़ से हमें 7000 साल पहले, किसके? गेहूं और जौ के। 7000 साल पहले हमें मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। और लाहुरा देव उत्तर प्रदेश से हमें चावल के सबूत मिले हैं, और वो कब मिले हैं? हमें 9000 साल पहले के। इसका मतलब यह है कि मेहरगढ़ और लाहुरा देव दोनों ही हमारी कृषि के प्रारंभिक प्रमाण के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पे कृषि की गई थी, तो हमारा जो उत्तर होगा वो लाहुरा देव होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में लाहुरा देव ऑप्शन में नहीं होता है तो हम फिर मेहरगढ़ को करेक्ट करेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि गेहूं और जौ की कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए, तो हमारा उत्तर मेहरगढ़ होगा। और अगर धान की खेती के बारे में पूछा जाए तो लाहुरा देव होगा। गारो की पहाड़ियों से भी हमें चावल की कृषि के अवशेष मिले हैं। अब गारो, खासी, जयंतिया, हमारी ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं? मेघालय में। मेघालय हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है, और वहाँ पे ये गारो की पहाड़ियाँ मिलती हैं जहाँ से हमें चावल की कृषि के प्रमाण मिले हैं। अब ये हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे हमारा जो मेहरगढ़ है तो ये आपकी सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, और यही इंडस रिवर, ये सिंधु नदी के पास, ये हमारी कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं। तो यहीं से हमें किसके एविडेंस मिले हैं? गेहूं और जौ की कृषि के एविडेंस मिले हैं। और ये रहा हमारा लाहुरा देव, ये गंगा प्लेन्स के अंदर ही लाहुरा देव है, गोरखपुर के पास, और आपका प्रयागराज भी लगता है। तो यहाँ से हमें किसके? चावल के कृषि के सबूत मिले हैं। और अगर भारत के अंदर सबसे पहले पूछा जाए तो वो लाहुरा देव होगा। और अगर प्रश्न में ऑप्शन में लाहुरा देव नहीं होता तो फिर हमारा मेहरगढ़ उत्तर होगा। स्थायी जीवन के सबूत। अब सर्वप्रथम हमें स्थायी जीवन के सबूत कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हमें इस तरीके के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और मिट्टी के घर भी हमें वहाँ पर मिले हैं। इसी तरीके से 17,000 वर्ष पूर्व आदि मानव के जो बसाव के साक्ष्य हैं हमें बेलन घाटी गुफाओं से मिलते हैं। हालांकि मनुष्य के गुफाओं में मनुष्य बारिश से बचने के लिए या सर्दी से बचने के लिए ही निवास करता होगा, अदरवाइज प्राचीन समय में मनुष्य एक शिकारी था और संग्राहक था। तो शिकारी था तो वो शिकार करके ही खाता था, और जो कुछ भी वो, जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है तो चीज़ों को इकट्ठा भी करके रखता होगा, फलों को, जो भी उसे खाने की चीज़ मिलती होगी, क्योंकि हम एक दिन में इस रूप में नहीं आए हैं, हमें हज़ारों करोड़ों लाखों वर्ष लगे हैं इस रूप में आने में। तो मनुष्य ने अपनी समझ से अपने आप को डेवलप किया। अब यहाँ पर हमें तीनों कालों के अवशेष मिलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका मीनिंग ये है कि अगर वहाँ पर जब बेलन घाटी में खुदाई की गई तो वहाँ की जो ऊपर थी, ऊपर की तरफ जो खुदाई की गई तो हमें नवपाषाण काल के अवशेष मिले। फिर और गहरी खुदाई करी तो हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले, और जब और ज़्यादा गहरी खुदाई करी तो हमें पूरा पाषाण काल के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए। तो बेलन घाटी
की गुफाओं को, या बेलन जो सोनभद्र जिला है वहाँ, वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और वहाँ पे हमें जो हमारे प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड अवशेष हैं वहाँ से हमें मिले हैं। और इसके अलावा वहाँ से हमें हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। प्राचीन समय में मनुष्य ने लिखना स्टार्ट नहीं किया था। जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसमें लिपि का कोई विकास नहीं हुआ था और किसी भी तरह की कोई चित्रकारी और कुछ भी हमें ऐसे स्क्रिप्ट उस टाइम पर प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है वहाँ पर हमें पांडुलिपियों हमें मिली है ऋग्वेद से रिलेटेड। और ये पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? मेन्यू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट माने लिखित। तो ये जो पांडुलिपि है ये किससे बनती थी या कैसे हम इस पर लिखते थे? तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र व पाम की पत्तियां, ये आपको चित्र में नजर आ रही होंगी पाम की पत्तियां, ठीक है। तो पाम की पत्तियों से बने ताड़ पत्रों पर सर्वप्रथम पांडुलिपि लिखी गई और ये हमें मंदिरों व विहारों से मिलती है। इसमें श्लोक व मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद की लिपि है। आप ये संस्कृत में लिखी गई है और ये किस पे लिखी गई है? ताड़ पत्र के ऊपर। और ये ताड़ पत्र किससे बने होते थे? इन पाम लीफ से बने होते थे। बख्शाली पांडुलिपि प्राचीन भारत की गणित से संबंधित पांडुलिपि है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये गणित से संबंधित है। और पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर प्रांत तक्षशिला से 70 किलोमीटर की दूरी पर बख्शाली गांव से हमें 1881 ईस्वी में खुदाई के दौरान यह पांडुलिपि मिली थी। और यह किस पे लिखी हुई है? भोजपत्र पर लिखी हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि भोजपत्र यानी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से ये भोजपत्र बनाए जाते थे और फिर उन पर लिखा जाता था। और सर्वप्रथम शून्य का जिक्र भी हमें इसमें मिलता है। इसका अर्थ ये है कि आर्यभट्ट से पूर्व लोग शून्य के बारे में जानते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे जो आर्यभट्ट हैं उनकी महत्वता कम हो जाती है। ये आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, गिनतियाँ लिखी हुई हैं और वो इस लिपि पर किस तरीके से लिखी गई हैं ये भी इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अभिलेख, पत्थर व धातु जैसी कठोर सतह पर लेख उकेरना, यानी कि इस चित्र में देखिए ये पत्थर है और इस पे किसी नुकीली चीज़ से गड़ाकर लिखा गया है। अब राजस्थान में बैरठ नाम की जगह पर हमें सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, जो कौन सी भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में है। और इस ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। और इसके अलावा उन्होंने खरोष्टी लिपि में भी जो सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं उन्हें भी पढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कि अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, इन अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी बताया गया है, यानी कि प्रजा का जो प्रिय होता है। पशुपालन के साक्ष्य, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाणकालीन स्थलों से मिलते हैं। और कौन कौन से स्थल हैं? राजस्थान में आपका ये बागोर है राजस्थान के अंदर, और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ से हमें पता चलता है कि मनुष्य ने
पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पुराने समय में यानी जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसमें मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट नहीं किया था। उस टाइम पे पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य शिकारी था। लेकिन जब वो मध्य पाषाण काल में आता है और जब एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं और ग्रास लैंड आते हैं यानी घास के मैदान बनते हैं, तब मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। और वो समय कौन सा था? आपका मध्य पाषाण काल का समय था। इसी तरीके से नव पाषाणकालीन स्थल जो बुर्ज होम है, ये बुर्ज होम कहाँ पर है? हमारा कश्मीर के अंदर, ठीक है। वहाँ से भी हमें मनुष्य की अस्थियों के साथ यानी कब्र के अंदर मनुष्य के अवशेषों के साथ हमें कुत्ते की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन किया, नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि प्रारंभ कर दी थी और कृषि के साथ साथ वह पशुपालन भी करते थे। अब आगे की जो वीडियो है हम उसमें अपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी फेयर 23 पर सर्च करेंगे आप तो आपको मिल जाएगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस नोट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डालूं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चलती रहे। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।